आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अपना केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज थे उसका थर्ड लॉ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ को जो जॉन डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन ने इसको सबसे पहले लिख के दिया था हम लोगों। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म more than one compounds, then the different masses of one element which combining with fixed masses of other element bears a simple and small whole number ratio to one another। ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है हम लोगों को पढ़ने में भी और याद करने में बड़ी सुविधा होगी। तो अगर हम चाहें तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बड़ी आराम से समझ सकते हैं। आपका एग्जाम्पल जैसे दिया है, हम लोग दो एलिमेंट ले लिए, कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के एक तो CO2 बनाता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और दूसरा आपका बनाता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग मास में कार्बन के सेम मास के साथ में जुड़ रहा है, कंबाइन हो रहा है। यहाँ देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट वाली रिएक्शन जिसमें CO2 प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पर C और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 12:16 है। एंड नेक्स्ट वाले में 12 फर्स्ट वाले में 12:32 होगा। 12:32 ही है। और दूसरे वाले में देखते हैं 12:16 है। तो इसको अगर हम लोग लॉ में अपने में रखना चाहें तो रख सकते हैं इन द डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो मास है वो डिफरेंट है। फर्स्ट वन 32 है, सेकेंड is 16 ग्राम, विच कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन। और कार्बन के फिक्स मास जो कि 12 ग्राम है उसके साथ में कंबाइन हो रहा है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इसका मतलब होता है कि अगर दो एलिमेंट दिए हैं और उन दोनों एलिमेंट में एक एलिमेंट का मास जो है वो फिक्स रहता है और दूसरे का मास डिफरेंट रहे हर बार, तो वो वहाँ पर हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का यूज़ होता है। इसी के साथ ही अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें तो रेशियो आप लोग देख सकते हैं 32:12, दैट मीन्स 12:1। यहाँ पे एक सिंपलेस्ट होल नंबर आया जो रेशियो है आपका 12:1 का। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग H2O और H2O2। यहाँ दो ही एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक बार में वाटर बन रहा है, दूसरे में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं H2O में 12:16 है, H2O2 में 2:16 एंड 2:32। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जो अलग अलग मास है वो 32 और 16 दे रखा है, और वो हाइड्रोजन के फिक्स मास जो कि 2 ग्राम है उसके साथ में कंबाइन हो रहा है। इससे हम लोग कह सकते हैं अपना कि जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो हर दशा में यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। उसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग ये ले रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनको हम लोग लिख लेते हैं और दूसरी तरफ लिखते हैं कंपाउंड को। तो नाइट्रोजन का एक कंपाउंड N2O, दूसरा NO2, तीसरा N2O3, चौथा है NO2 और N2O5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनमें दोनों का रेशियो अलग अलग आ रहा है। फर्स्ट वन जिसमें N2O है हमारा, उसमें यूज़ हो रहा है 28:16, दूसरे वाले 14:16, 28:48 एंड 14:32 एंड 28:80। तो यहाँ तो हमारा ये लॉ काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ एक एलिमेंट जो है उसका प्रपोर्शन फिक्स रहना चाहिए और दूसरे का जो प्रपोर्शन है वो बदलते रहना चाहिए। यहाँ तो दोनों का ही गड़बड़ दिख रहा है।
तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे दोनों के हम लोग बराबर कर सकें। इसके लिए हम दूसरी टेबल बनाते हैं और दोबारा से लिखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। पहले वाले में आप लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन आपका 28, ऑक्सीजन 16 था, तो वैसा ही लिख लिया। दूसरे वाले में नाइट्रोजन आपका 14 है, ऑक्सीजन 16 है, तो नाइट्रोजन में इस वाले टर्म में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का 28 और 16 का 32 हो जाएगा। इस तरह से जहाँ जहाँ भी आपका ये 14 है वहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन को भी उसी तरह से बढ़ा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन का मास तो अलग अलग है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ में मिल रहा है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो एग्जैक्टली फिट हो रहा है। देख लीजिए ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन जो है उसका मास अलग अलग है, लेकिन जो आपका ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो मास है वो फिक्स्ड है, 28 आ रहा है। यहाँ देखिए 16, 20, 32, 48, 64, 80। अगर हम इनका रेशियो निकालना चाहें तो रेशियो आएगा 1:1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है हमारा गैल्यू-सैक्स लॉ। इसमें क्या होता है, ये पूरा गैसियस लॉ है और ये गैसेस के बारे में हमें बताता है। व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स which bears a simple whole number ratio to one another and volume of product form if gaseous। इसका मतलब है अगर गैसेस आपकी जो गैसेस किसी भी चीज़ से रिएक्ट करती हैं तो वो एक वॉल्यूम में रिएक्शन करेंगी और जो प्रोडक्ट बनेगा अगर प्रोडक्ट भी गैसियस तो वो सेम वॉल्यूम के हिसाब से ही उतना ही बनेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो HCl बनता है। रिएक्शन को बैलेंस करने पे हमें प्रोडक्ट की तरफ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम है, क्लोरीन का भी एक वॉल्यूम है, लेकिन प्रोडक्ट में हमेशा 2 वॉल्यूम इसमें बन रहे हैं। अब यहाँ इसको क्या करते हैं कि अगर मान लिया कि 20 ml हाइड्रोजन था और 20 ml क्लोरीन था तो हम लोगों को 2 वॉल्यूम दैट मीन्स 20 × 2 यानी 40 ml HCl मिलेगा। इसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। When 100 ml of methane burns it produce CO2 and H2O। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को हम लोग जलाते हैं तो हमेशा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है, जितना ऑक्सीजन हमें इस मीथेन को जलाने के लिए चाहिए वो और कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसकी दोनों की जानकारी के लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। CH4 + O2 बनेगा CO2 + 2H2O + हीट। अब यहाँ देखिए H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, आपके लॉ में स्पष्ट बता रहा है इफ प्रोडक्ट फॉर्म इज गैसियस। तो यहाँ हम लोग सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की ही बात करेंगे। अब देख लेते हैं CH4 + 2O2, इसको जब 1 करेंगे यानी CH4 का हमने एक मॉलिक्यूल लिया दैट मीन्स एक वॉल्यूम, और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो 2 वॉल्यूम इसको लिख सकते हैं। इधर CO2 का सिर्फ एक वॉल्यूम ही बन रहा है। तो यहाँ देखते हैं अगर 100 ml आपका CH4 था तो गैसियस प्रोडक्ट भी 100 ml ही बनेगा। यहाँ देखिए आप लोग 1 वॉल्यूम 100 ml था आपका CH4, तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम हो जाएगा 200 ml ऑफ ऑक्सीजन, और गैसियस प्रोडक्ट आपका CO2 जो है वो है आपका 100 ml ही प्रोड्यूस होगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इक्वल टू 100 ml बिकॉज इट यूजेस इन 2 वॉल्यूम्स एंड CO2 प्रोड्यूस्ड 100 ml। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको भी।
when 60 ml of nitrogen and 60 ml of hydrogen react with react find the composition of the resulting mixture। अब 60 ml नाइट्रोजन है हमारे पास में और 60 ml ही हाइड्रोजन है, तो हमें क्या करना है, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसका कंपोजिशन हमें निकालना है। अब हमें पता है कि इसकी जो वैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो किस तरह से होगी, N2 प्लस H2, इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो NH3 बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट H के आगे 3 एंड NH2 के आगे NH3 के आगे 2। तो यहाँ देख लेते हैं, रिएक्शन बनती है N2 प्लस 3H2 बनेगा आपका 2NH3। यहाँ देखते हैं N2 जो है वो 1 वॉल्यूम यूज हो रहा है और H2 जो है आपका वो 3 वॉल्यूम यूज हो रहा है और बनेगा आपका 2 वॉल्यूम। अब यहाँ आप ये देखिए, अगर हम N2 को 60 ml यूज करे ले रहे हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना चाहिए, 180 ml, क्योंकि ये 3 वॉल्यूम्स इसके यूज हो रहे हैं। अब हमारे पास ये बहुत ज़्यादा समस्या आ चुकी है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट का यूज करते हैं जो आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन को कंसीडर कर लेंगे, 60 ml हाइड्रोजन ले लेंगे। जब 60 ml हाइड्रोजन ले लेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 3 वॉल्यूम अगर 60 ml के इक्वल है तो 1 वॉल्यूम हो जाएगा 3/60/3, दैट मीन्स 20 ml। तो यहाँ पे हमें 20 ml नाइट्रोजन लेना है और 60 ml हाइड्रोजन लेकर के हम कितना बनाएंगे, 40 ml बनेगा आपका NH3, क्योंकि वो 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे हम लोग रिजल्ट इसका निकाल सकते हैं, NH3 प्रोड्यूस 40 ml एंड N2 रिमेन्स 40 ml। इस तरह से आपका जो गैली-सैक लॉ है वो यहाँ से पूरा होता है और इसको थोड़ा सा और ध्यान से पढ़िए। अब हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट लॉ, जो आपके केमिकल कॉम्बिनेशन का लास्ट लॉ है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस जो है वो बेसिकली ये भी गैसियस लॉ है। इसमें क्या होता है, इसमें साफ साफ बताया जाता है अगर किसी भी गैस को हम लोग सेम टेम्परेचर, प्रेशर और फिजिकल कंडीशन अगर सेम रहती हैं, तो अगर किसी कंटेनर में 1 लीटर के कंटेनर में अगर हाइड्रोजन भरोगे तब भी उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ऑक्सीजन भरोगे तब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे। तो इस तरह इसका जो लॉ है, इफ द फिजिकल conditions like temperature and pressure remain same, the equal volumes of all gases contains equal number of molecules। यहाँ पे क्या है कि जो गैसेस का इक्वल वॉल्यूम है वो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें रहेंगे। यहाँ देख लेते हैं एग्जांपल को, इफ 100 ml of H2 contains X मॉलिक्यूल, उसने कह दिया किसी कंटेनर में अगर 100 ml H2 भरी हुई है तो टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेगा, तो उसमें H2 के मॉलिक्यूल्स X हैं। तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो भी X हो जाएंगे। 100 ml ऑफ N2 के मॉलिक्यूल्स भी X हो जाएंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया था, इफ 100 ml ऑफ CH4 कंटेन्स Y मॉलिक्यूल, देन 100 ml ऑफ CO2 कितने कंटेन्स करेंगे, ऑब्वियसली बाई मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। अगर आपसे पूछ दें 50 ml कितना कंटेन करेगा, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, अगर वॉल्यूम आधा हो गया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हाफ हो जाएंगे, दैट मीन्स बाई/2। सो वी कैन कंक्लूड, यहाँ से देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। That means if number of molecules is increased, the volume is also increased. We can say if the volume of gases is decreased, then the number of molecules is also decreased. आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ में, जिसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब के बारे में बात करेंगे।